This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं, बीएचबी के हेड भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और हमारी फैकल्टी हैं और आज के इस सत्र की फैकल्टी हैं वो, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारी फैकल्टी हैं और अभी प्रथम सत्र में वो फैकल्टी रही हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित हैं, वो हमारे सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट भी हैं, खुद योग की एक्सपर्ट हैं, योगा टीचर भी हैं, तो उनका स्वागत है। तो अन्य कोई अगर है तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं हम लोग। और ये वाला अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे चाइनीज में लॉ ऑफ डिजिटल पॉइंट और लॉ ऑफ 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स। अब हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक तुल्यता का सिद्धांत क्या सिद्धांत है, उस पर चर्चा के लिए हेमंत जी को मैं सौंप रहा हूँ क्लास और शेयर कर दे रहा हूँ। हेमंत जी। नमस्कार सर। नमस्कार। शेयर हो रहा है? यस सर। मेन तो यही है कि सर जैसा ब्रह्मांड में है वो ऐसे ही हमारे शरीर में है। जी। आगे का हमारा थोड़ा सॉफ्ट रहता है एरिया, वैसे ही हमारे पूरे शरीर में सॉफ्ट रहता है। मेन 3 भाग में बांटा गया है इसको। समझ में आ रहा है सर सबको? ठीक है सर। तो ये अंगूठा मतलब विजुलाइज करेंगे कि यहाँ पर आ गया इस तरफ थंब का। ये उसी का तुल्यता वाला है। जी सर। तो ये हमारा पूरा शरीर का, ये नेक हो जाएगा, सिर हो जाएगा इसका। ये हमारा डायफ्राम लाइन होगा। ये हमारा चेस्ट है। यहाँ पर हमारा लीवर आएगा राइट साइड में का, प्राइमरी राइट हैंड में। यहाँ पर हमारा स्टमक है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। ये हमारे दोनों हाथ हैं। प्राइमरी जो रहेगा राइट हैंड में हमारा ये है इंडेक्स फिंगर, सेकेंडरी हमारा ये वाला रहेगा। और जो प्राइमरी लेग रहेगा राइट साइड का वो मिडिल फिंगर रहेगी। तब थोड़ा स्पाइन का बता। हाँ देखिए स्पाइन का बताते हैं सर अब थोड़ा सा। नहीं हम तो दो चीजें ना, आप हेमंत जी आप एप्लीकेशन पार्ट बता रहे हैं, जो एप्लीकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। ये है पर हम लोग अभी तुल्यता, इस सिद्धांत को कि तुल्यता का कंसेप्ट कहाँ से आया और कैसे आया, तो वो वाले इस पर जो है ये लिखा हुआ पूरी किताब में, तो ये उस पर अग्निवेश में पूरा जो लिखा हुआ है उसमें उसको हम लोग थोड़ा सा पहले समझना चाहेंगे ना, इसमें कि शरीर क्यों हथेली की इकाई के रूप में माना गया, कहा गया। देखिए सिद्धांत वहां से आया है कि यावंतो ही लोके मूर्त बंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष और यावंत पुरुष तावंतो लोके। अब ये ब्रह्मांड की तुलना जब हमारे मानव शरीर से की गई तो तुरंत एक कंसेप्ट आ गया कि मानव शरीर को भी तुलना कहीं से कर सकते हैं, तो शरीर और हथेली एक इकाई के रूप में।
ये कंसेप्ट यहां से शुरू हुआ कि भाई इसमें हम ब्रह्मांड को हमने मानव शरीर माना, तो मानव शरीर को भी हम एक संपूर्ण इकाई के रूप में हथेली में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा है। यहां से विचार आया। आगे तो एप्लीकेशन आप बता ही रहे हैं कि यहाँ पर हमारा, हमने सारे उसमें लंग्स रख लिया और एलआई रख लिया, एसआई रख दिया, स्प्लीन रख दिया, पेरिकार्डियम रख दिया, सब कुछ रख दिया। लेकिन हम जो थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं पहले, ये क्यों विचार आया कि भाई, जब ये विचार आया कि भाई शरीर एक और ब्रह्मांड तुलना में है, तो शरीर और हमारे शरीर के कोई भाग, शरीर से हम इसको तुलना कर रहे हैं, ब्रह्मांड से इसकी तुलना कर रहे हैं, इससे इसकी कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कंसेप्ट दिया, देखिए ये वाला, पहला एक प्रकृति है, दूसरा हमारा शरीर है, और तीसरा हमारा सादृश्यता का सिद्धांत है कि हमारी हथेली। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा तुल्यता के दृष्टि हथेली और शरीर के दो भाग, ये भाग कि मतलब हथेली के दो भाग, शरीर का विश्लेषण करने पर दो भाग जैसे हैं, एक आगे का, दूसरे का पीछे का। हमने भी कहा शरीर का आगे का और ये पीछे का। आगे का होता हमारा ऐसे मुड़ सकता है, पीछे नहीं मुड़ सकता, ऐसे पीछे नहीं मुड़ सकता, आगे मुड़ सकता है ना। Yes. इस तरह ये इसमें लिखा हुआ है, आप उसे देखते जाइए। इसी में देखिए, इसी ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये नहीं पढ़े। हाँ विजिबल, हाँ इसको देखिए, इसको देख के बताइए, तभी तो है, यही कंसेप्ट है। तुल्यता की दृष्टि से शरीर एवं हथेली के दो भाग, शरीर का विश्लेषण करने पर इसके दो भाग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, एक आगे का भाग तथा दूसरा पीछे का भाग। शरीर का सामने का भाग तुलनात्मक दृष्टि से उजला होता है, जबकि पीछे का भाग अपेक्षित होता है, मतलब आगे का सॉफ्ट, पीछे का हार्ड। राइट सर। गहरे रंग का होता है पीछे का। हाथ की हथेली का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि इसमें भी आगे का भाग उजला तथा पीछे का भाग अप्रशुद्ध गहरे रंग का होता है। इसी प्रकार शरीर को आगे की ओर सूक्ष्मता से अधिकाधिक झुकाया जा सकता है, जबकि इसके पीछे की ओर उतनी सूक्ष्मता से झुका पाना संभव नहीं है। अब यदि आपने हथेली की ओर, ये देखिए ये बना हुआ यूं, अपने हथेली को तो यूं घुमा सकते हैं, यूं नहीं कर सकते। ध्यान दे तो हम देखते हैं कि इसे भी आगे की ओर मोड़कर मुट्ठी के रूप में बंद किया जा सकता है, जबकि पीछे की ओर मोड़कर मुट्ठी नहीं बंद की जा सकती। अतः शरीर का आगे का भाग तथा पीछे का भाग अपने स्वरूप के दृष्टिकोण से हाथ की हथेली से पूर्ण तुल्यता प्रदर्शित करते हैं। हाँ, पहली तुल्यता हो गई कि अगर हम शरीर को माने हथेली में, तो जैसे शरीर हमारा है आगे और पीछे, वैसे हथेली हमारे आगे और पीछे, और वही कैरेक्टर, वही गुण, आप हथेली को आगे मोड़ सकते हैं, शरीर को आगे मोड़ सकते हैं, शरीर को पीछे नहीं मोड़ सकते, हथेली को पीछे नहीं कर सकते, बस। तो ये पहला तुल्यता ये हो गई। फिर शरीर के जोड़ों के, चलिए, शरीर के जोड़ों के आधार पर तुल्यता। हमारे शरीर में अनेक जोड़ हैं जो शरीर के सहज सहायक होते हैं। इन जोड़ों सहज संचालन में, शरीर में जोड़ में सहज संचालन, मूवमेंट, संचालन में सहायक होते हैं। हाँ, सहायक होते हैं। इन जोड़ों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि संख्या की दृष्टि, उनकी संख्या की दृष्टि से भी, उनकी संख्या की दृष्टि से भी शरीर तथा हथेली में अद्भुत समानता है। उदाहरण स्वरूप हमारे हाथ में प्रमुख 3 जोड़ हैं, कंधे और कोहनी। ये देखिए कंधा है, देखिए शरीर में विद्यमान, शरीर की बात देखिए, शरीर में 3 जोड़ है, कंधे का जोड़, फिर कोहनी का, हाँ, फिर कलाई का, फिर कलाई का। वैसे ही हमारे हथेली में भी 3 जोड़ हैं। एक शरीर से जुड़ा हुआ है, तो शरीर से जुड़ा हुआ नीचे वाला हो गया, उसके ऊपर बीच वाला है, बीच वाला हो गया, ऊपर वाला जो है, जिसको हम बात भी कहने लगेंगे, तो ये तो 3 जोड़ वहां है, 3 जोड़ यहाँ,
तो वही इन्होंने कहा कि शरीर हथेली में है। हाँ बोलिए, बताइए। उदाहरण स्वरूप हमारे हाथ में प्रमुख 3 जोड़ हैं, कंधे का, कोहनी का जोड़ तथा कलाई का जोड़ है। इसी प्रकार हमारे पैर में भी प्रमुख जोड़ हैं। 3 जोड़ हैं, देखिए पैर में भी जी 3 सर। जोड़ हैं। ये जी देखिए सर। पैर में कूल्हे का जोड़ है, घुटने का जी जोड़ है, टखने का है। यस सर। यदि ये हाथ का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि हथेली की उंगलियों में तीन जोड़ विद्यमान है। जोड़ों की समानता है आधार पर हाथ तथा पैर की तुल्यता हथेली की चारों उंगलियों में स्थापित की जा सकती है। ये इसमें हो गया। चलिए, अब शरीर के 4 विस्तार देखिए, आइए 4 विस्तार। देखिए 4 विस्तार होगा, देखिए 4 विस्तार के रूप में देखिएगा। 4, अब 4 की बात कर रहे हैं, अब एक 3 की कर दिया, अब 4। जी सर। हाँ, शरीर के 4 विस्तार एक्सटेंशन तुल्यता के परिप्रेक्ष्य है। हमारा शरीर एक ऐसी विशिष्ट संरचना है जिसमें हम 2 हाथ तथा 2 पैर 2 पैर के रूप में 4 विस्तार एक्सटेंशन स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। हमारी विस्तार शरीर के संचालन तथा शरीर के लिए निर्धारित विभिन्न कामों, क्रियाकलापों के सुचारू रूप से संपन्न विभिन्न कार्य जो करते हैं उसके लिए आवश्यक है। जी सर। हाँ चलिए। तो सर ये मतलब यही हो गया ना उसका जो भी बताया था, दोनों हाथ और 2 पैर हो गए। हाँ हम्म, देखिए, हम्म, ये 2 हाथ है, 2 पैर है, जो बीच में पैर जो भी है, पैर भी है। लंबी उंगलियां हैं, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर वो पैर है, और इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर वो हमारे हाथ हैं। हाँ वही 2 पैर 2 हाथ। बाहर वाले जो हैं, वो बाहर की तरफ देखिए हाथ है, अंदर की ओर पैर है। यस। पैर अंदर की ओर है और हाथ बाहर की ओर है, तो ये बाहर की ओर हो गए। तो बाहर वाले जो हो गए वो हाथ हो गए, अंदर वाले पैर हो गए। अब यहाँ देखिए बाहर कौन है, बाहर हमारे मिडिल फिंगर है और हमारे रिंग फिंगर है, ये अंदर हो गई। और बाहर हमारे हो गए इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर, तो ये हाथ हो गए, बीच वाले पैर हो गए दोनों। तो 4 का विस्तार हो गया, 4 का विस्तार हो गया। अब यही 4 की तुलना हो गई। अब देखिए 5 का हो गया, 5 संरचना देखिए, आगे चलिए। 5 संरचनाएं, 5 संरचनाओं के आधार पर तुल्यता हमारे शरीर से निकली हुई 5 संरचनाएं मिलकर समग्र रूप में एक इकाई के रूप में शरीर का निर्माण करती हैं। शरीर के धड़ से निकली हुई 5 संरचनाएं हैं। 5 संरचनाएं है ना, धड़ से निकली कितनी है संरचनाएं? ऊपर धड़ से कितना निकला, धड़ से ऊपर है, देखिए धड़ से निकली हुई एक सर, एक सर हो गया, और एक नीचे सेकंड की सर, ओर 2 एक हाथ पैर हो सेकंड गए। सर, गेट खोल गया था मैं। हैं? एक सेकंड गेट खोल गया। तो धड़ से निकली 5 संरचना, एक सर हो गया और 2 हाथ पैर हो गया। ऐसे ही 5 संरचनाएं देखिए, यहां पे निकली हथेली निकली हुई है, एक आपका अंगूठा है और 4 आपकी हथेली है, तो 4 आपकी वो है उंगलियां हैं। तो 4 उंगलियां हम लोगों ने अभी बताया था कि 4 संरचनाएं हैं, हाथ और पैरों के लिए है। तो धड़ के लिए, तो धड़ में जो धड़ से जुड़े सर के लिए है, तो सर के लिए अंगूठा हो गया। तो 5 संरचनाओं के आधार पर हो गया। यानी तुलना की जा रही कि कैसे हम पूरे शरीर को, मानव शरीर को इस उंगलियों में, हथेली में स्थापित कर पा रहे हैं, इसका आधार दिया जा रहा है। तो ये 5 संरचनाएं भी माने तो 5 संरचनाएं हैं। तो इसलिए इसमें तारतम्य पूरा आ गया कि 4 उंगलियां और एक सर है। वैसे ही हमारे उसमें आपकी इस वहां भी जैसे शरीर में है, वैसे हमारा उसमें। अब इसके बाद शरीर के अनुरूप हथेली में 6 संरचनाएं, 6 देखिए 6 कैसे है।
शरीर के अनुरूप हथेली में 6 संरचना, हमारे शरीर में प्रमुख 6 संरचना स्पष्ट देखी जा सकती हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर तथा धड़। इन 6 संरचनाओं से मिलकर हमारा शरीर ये बना है। हाथ की हथेली में भी इसी प्रकार 6 संरचनाएं हैं। 4 उंगलियां, 1 अंगूठा तथा हथेली के मध्य भाग। इस प्रकार इन 6 संरचनाओं की समानता के आधार पर भी शरीर की तुल्यता हथेली में स्पष्ट देखी जा सकती है। हाँ, अब जब 6 की बात हमने कही तो हमने कह दिया धड़ अलग हो गया और सर अलग हो गया और आपका जो है हाथ पैर अलग हो गए, तो 4 हाथ पैर, 1 धड़ और 1 सर, तो 6 हो गई। तो हमने यहाँ भी बता दिया कि देखिए ये हथेली है, 1 हो गया, 1 सर हो गया और 4 उंगलियां हो गई, तो ये कुल मिला के 5 ये हो गया, 6 हो गया। अब 7 करिए, अब 7 में देखिए क्या है। हमारे शरीर में विद्यमान धड़ संरचना के आधार पर स्पष्ट 2 भागों में विभाजित प्रतीत होता है। धड़ को 2 भागों में विभाजित करने में डायफ्राम की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि डायफ्राम को ही आधार मानकर शरीर के धड़ भाग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक डायफ्राम के ऊपर का भाग तथा दूसरा डायफ्राम के नीचे का भाग। धड़ के इन 2 भागों के शेष 5 भागों की गणना करने पर कुल 7 भाग स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। हथेली का अध्ययन करने पर इसमें भी 7 का विभाजन नीचे दिए गए चित्र के अनुसार स्पष्ट देखा जा सकता है। अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर हुआ। अब हमने क्या किया, अभी हम लोग 6 कर रहे थे, अब हमने 7वां जो कहा तो 4 हाथ पैर हो गया, 1 सर हो गया, तो 5 ये हो गया। अब उसके बाद हमने कहा कि 6 7 जो हमने धड़ को 2 भागों में बांट दिया डायफ्राम से, और हमने देखिए डायफ्राम भी हमारे बने हुआ है शरीर में, हमारा डायफ्राम ये बना हुआ है, ये वाला इस तरह का डायफ्राम ये बना हुआ है। तो हम लोग डायफ्राम बना लिए कि भाई ठीक है, ऐसे जैसे डायफ्राम है वैसे हथेली के 2 भाग हम लोग कर सकते हैं। तो ये 7 विभाजन हो गया, 2 हाथ, 2 पैर, 1 एब्डोमेन, 1 वक्ष, 1 सिर, तो 1 चेस्ट और 1 को ये बना लिया अलग से। अब हथेली के 8, अब आप देखिए 8 हाँ शरीर के 8 उप विभागों के अनुरूप हथेली के 8 विभाजन। संपूर्ण शरीर के प्रत्येक भाग का यदि समीक विश्लेषण गणना की जाए तो इसे 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सिर, गर्दन, डायफ्राम के ऊपर का भाग, डायफ्राम के नीचे का भाग, दाहिने हाथ, बाएं हाथ, दाहिने पैर, बाएं पैर। हाँ, हमने क्या किया, सर जो हमारा ये था इसको अंगूठे को 2 भागों में, ये सर वाले को 2 भागों में, एक हमारा ये और एक गर्दन, और फिर हमारा धड़, धड़ के 2 भाग, ऊपर डायफ्राम, नीचे डायफ्राम से नीचे, और फिर 4 वो, तो कुल मिला के 8 हो गए। तो 8 में हमने जब देखा तो हमने देखा कि 8 में भी हो, देखिए ये हो गया 8, यहाँ देखिए 8, ये वाला ऊपर हो गया, और 4 इसमें ऊपर वाले 4 उंगलियां हो गई, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 हथेली में हो गया। तो 8 के आधार पर भी हो गया, तो 8 के आधार पर भी कहें तो 8 विभाजन हो गया। तो संपूर्ण विश्लेषण और गणना के आधार पर तुल्यता की अवधारणा। चलिए आगे बोलिए। शरीर की क्रियात्मक संरचना को आधार मानने पर धड़ के 3 भागों का विभाजन किया जा सकता है। ये तीनों विभाग शरीर के 3 क्रियात्मक बल, वात, पित्त तथा कफ के अधिकार क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। शरीर के 3 क्रियात्मक बलों के आधार पर शरीर के धड़ भाग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन 3 भागों को शामिल करते हुए शरीर तथा हथेली के 9 विभाजन निम्नवत किए जा सकते हैं। अब देखिए 9 कैसे किया भाई, आपका जो 4 था वो हमने नहीं छुआ, 4 हाथ पैर हो गए, और 5 है हमारा गला, और ये हो गया 6 हो गए। अब हमने जो हथेली थी, हमारी धड़ थी, उस धड़ के 3 भाग किए, ऊपर वाला कफ, बीच वाला पित्त और नीचे वाला वात। तो इस आधार पर, और यहां फिर शरीर का जैसे ऊपर होता है वैसे हमारे हथेली में हमने 3 भाग कर दिए, तो हमारे 9 भाग इसमें हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला कफ, पित्त और फिर वात।
जैसे यहाँ वो चेस्ट है तो वो चेस्ट हमारा यहाँ आ गया ऊपर कफ में, पित्त में हमारा आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम वाला सारा कुछ, और वात में हमारा आ गया डिस्जेस्टिव सिस्टम। तो ये हमारे 9 आ गए पार्ट ऑफ टंग, 3 पार्ट ऑफ टंग किए गए। तो ये इस प्रकार ये माना गया कि ठीक है। अब यहां तक तो बहुत बढ़िया हो गया। अब ये तुल्यता हम लोगों ने अब यहां से बता रहे हैं कि आयुर्वेद में हम लोगों ने क्या कहा। हम आयुर्वेद में अब यहां से बता रहे हैं कि आयुर्वेद की जी हाँ चलिए बताइए। आप बता। हाँ आयुर्वेद की ये मान्यता है कि इस मानव शरीर में भौतिक, फिजिकल तथा पराभौतिक, मेटाफिजिकल तत्व साथ साथ रहते हैं। फिजिकल मतलब जो दिखता है, मेटाफिजिकल जो नहीं दिखता। जहाँ एक और ये शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी इन 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, वहीं दूसरी ओर काल अथवा समय, दोनों दिशा, डायरेक्शन, मन तथा आत्मा जैसे परभौतिक तत्वों का भी इस शरीर को चेतन इकाई के रूप में प्रतिस्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। मानव शरीर में विद्यमान विषण मस्तिष्क इसे अन्य जीवों से श्रेष्ठ प्राणी के रूप में स्थापित करता है। वस्तुतः इसी विश्लेषण मस्तिष्क के भेद, काल, दिशा, मन तथा आत्मा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक। तो अब इसको ये बताया कि जो अब हमने कहा कि कोई भी इकाई, चाइनीज भी ये कह रहे थे, चाइनीज क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि सबसे पहले ऊर्जा आती है तो वो हमारे पहले भौतिक शरीर पर न जा करके एक हमारा पराभौतिक शरीर है जिसको उन्होंने ऊर्जा शरीर कहा, मेटाफिजिकल। ऊर्जा शरीर माने मेटाफिजिकल, फिजिकल नहीं था। तो उस मेटाफिजिकल में पहले आती है ऊर्जा, पहले आती है कोई भी एनर्जी, और फिर एनर्जी या रोग कुछ भी आता है और फिर वो हमारे मेरिडियन सिस्टम से अंदर शरीर में प्रवेश करता है। यानी वो भी चाइनीज सिस्टम मान रहा था कि हमारा भौतिक शरीर ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि एक पराभौतिक या ऊर्जा शरीर भी इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में क्या कहा गया? हम लोग आयुर्वेद से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की ओर बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद में क्या कहा गया? आयुर्वेद में उन्होंने कहा कि खादिन यात्मा मनः कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और काल, दिशा, मन और आत्मा। 9 का कहा कि 9 जो है द्रव्य जो है, इन सबको द्रव्य कह दिया। जो भौतिक थे वो जो भौतिक थे उनको हम लोगों ने कहा कि महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये महाभूत है। और द्रव्य क्या है? काल, दिशा, मन और आत्मा। तो इन 9 का कॉम्बिनेशन है। यानी शरीर में केवल फिजिकल हुई आवश्यक नहीं है, इनका भी कौन? पराभौतिक द्रव्यों का भी आवश्यकता है। नहीं, वही चेतना देती है, और चेतना देती है वही सबसे मानव को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करती है। क्योंकि मस्तिष्क हमारा, मानव मस्तिष्क सबसे अधिक क्रियाशील है। इसलिए उन दोनों के दृष्टिकोण से पूरे संपूर्ण प्राणियों की बात देखें तो हमारे यहाँ जो पराभौतिक है वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्रबल भी है। कैसे? नर्वस सिस्टम हमारे यहाँ जो है वो क्या करता है? वो नर्वस सिस्टम, हिंड ब्रेन और सारी चीजें जो है वो क्या करते हैं? यही हमारे उसको कंट्रोल करती हैं, इनको काल, दिशा, मन और आत्मा। अगर हम कंपैरिजन करें अपने आयुर्वेद को और हम कंपैरिजन करें जो सिस्टम हमारा मॉडर्न सिस्टम है, तो हम लोग मानेंगे कि जो काल, दिशा, मन, आत्मा है, ये कहाँ है? ये कंट्रोलर के रूप में है। और कंट्रोलर हमारे, अगर मॉडर्न साइंस कहेगी तो क्या कहेगी? वो नर्वस सिस्टम कहेगी। तो हमने कहा कि नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र जो है, वो हमारे काल के प्रतिनिधि के रूप में है। फिर ये सारी अभिव्यक्तियां जाती है कहां? ऊपर की ओर चली जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि पूरे ब्रेन के सिस्टम में जो एक कंट्रोलर के लिए वो लिम्बिक सिस्टम, एक लिम्बिक सिस्टम है। तो हमने कहा कि लिम्बिक सिस्टम बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारा मन है। हमने कहा सेरेबेलम
उसी तरह है कि जो मूवमेंट की बात कर रहा है, बैलेंसिंग की बात कर रहा है, तो वो हमारे उसी तरह जैसे दिशा है। और हमने आत्मा को कहा कि आत्मा हमारी उसी तरह है जैसे वो कोर न्यूक्लियस की बात करते हैं। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रेन के बाहरी हिस्से में उसका रंग जो है, क्योंकि उसमें अधिक न्यूक्लियस है, इसलिए उसका रंग जो है ग्रे मैटर है, ग्रे रंग है, इसलिए ग्रे मैटर कह दिया। अंदर की जब बात हमने कही तो हमने कहा व्हाइट मैटर है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारे शीथ लगी हुई है वो हमारी जो है वो रंग, उसका रंग है व्हाइट, माइलिन शीथ जिसको बोला जाए। तो माइलिन शीथ के कलर की वजह से हमने कहा जो उसके ले जाने वाले तंत्र, वो जो कहिए कि फाइबर्स हैं, वो फाइबर्स में माइलिन शीथ चढ़ी हुई है एक्सॉन में, और उस एक्सॉन के माइलिन शीथ के रंग सफेद होने की वजह से उसको हम लोग व्हाइट मेटल कह देते हैं। फिर हमने देखा कि चलिए ये तो बात सही है कि ऊपर हमारा ये था, नीचे था। फिर हमने देखा कि अंदर शरीर, जो ब्रेन के नीचे हिस्से में, जो तल में, बेस में हमारे कुछ ऐसे न्यूक्लियस माने उनको कहा गया कि जो हमारे सेल बॉडी थी उनको न्यूक्लियस कह दिया। तो वो न्यूक्लियस सेल बॉडी वहां मौजूद है। तो सेल बॉडी के मौजूद होने की वजह से हमने कहा कि यही हमारी जो है कोर ब्रेन है और यही हमारी कंट्रोलर है। इसी को हमने कह दिया कि आत्मा की तरह है। तो इस रूप में हम लोगों ने ब्रेन को, जो मानव शरीर, जो मॉडर्न सिस्टम है या मॉडर्न साइंस है, उससे अपने आयुर्वेद को तुलना कर दिया कि हम दोनों के कॉम्बिनेशन से, जैसे हमारा फिजिकल और मेटाफिजिकल के संयोग से हमारा मॉडर्न साइंस कह रही है कि हमारा शरीर चलता है, वैसे आयुर्वेद ने कहा कि काल, दिशा, मन, आत्मा के माध्यम से हम इस पूरे शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं। ये तुलना आयुर्वेद ने किया। तो उस आयुर्वेद के इस तुलना के आधार पर हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का, कि एक्यूप्रेशर क्या था, एक्यूप्रेशर की तरह तो हथेली में और शरीर में हमने पूर्ण तुल्यता स्थापित कर दिया। तो हमने देखा पंच महाभूत निर्मित तो मानव शरीर है, लेकिन नर्वस सिस्टम के रूप में हमारे पास काल तंत्रिका तंत्र है, ये उन्होंने कह दिया। मन हमने कहा लिम्बिक सिस्टम की तरह है, और हमारी दिशा को हमने कहा कि हिंड ब्रेन, जिसको हम सेरेबेलम बोलते हैं, उसकी तरह है। और हमने कहा कि जैसे और सब सारी चीज सेरेबेलम है और हमारे पास सारी चीजें वही है मेडुला ऑब्लोंगाटा के रूप में ऊपर हमारे पास। इन सब से हमारा तुलना, हम तुलना कर रहे थे कि मॉडर्न साइंस जो जो शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, हम उन शब्दों को किस रूप में अपने यहाँ अपने आयुर्वेद में स्थापित करते हैं। तो वो हमने कहा कि जैसे मन है तो लिम्बिक सिस्टम को, लिम्बिक सिस्टम इज ए सिस्टम जिसमें हमारे पास 8 या 9 सिस्टम है, 9 पार्ट है, और वो ब्रेन के कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। और वो लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस उसका चीफ है, और लिम्बिक सिस्टम सारी भावनाओं को, जैसे मन हमारी सारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, वैसे ही लिम्बिक सिस्टम हमारी सारी भावनाओं और व्यवहार को कंट्रोल करता है। आत्मा को हम लोगों ने कह दिया कि न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन, जो बिल्कुल बीच में स्थित है, ये न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाया गया है, घना है, वही घना है जो न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन है। इसको इस तरह हम लोगों ने तुलना किया। अब बताइए यहाँ पर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबडी? रेखा मैडम, हेमंत जी, तिवारी जी, कोई यहाँ पर प्रश्न है? कोई आगे बढ़े? अच्छा है सर, आगे बढ़ सकते, बढ़िया, बहुत अच्छा। आज जो वापस रिवाइज हुआ, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे आ गए। ये सादृश्यता का सिद्धांत जो है, सबसे पहला सिद्धांत करस्पॉन्डेंस का। रेखा मैडम, अगर आप सुन रहे हो तो सुन लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ये दृष्टि महत्वपूर्ण कि ये शब्द दोबारा आपको बार बार सुनने में आएंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों सिमिलरिटी कर रहे हैं हम लोग, क्यों करस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं। तो दिस करस्पॉन्डेंस इज द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर पार्क जी वू।
आयुर्वेद ने भले कहा था यावंतो ही लोके मूर्तिवंतो भाव विशेषः तावंत पुरुषे, लेकिन हम उसको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप में यहाँ पर थेरेपी के रूप में यूज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने थेरेपी के रूप में यूज कर दिया। उनका करस्पॉन्डेंस सिस्टम, जैसे हमारा ब्रह्मांड से तुलना हमारे मानव शरीर की है, वैसे मानव शरीर में हमारे पास कुछ है और इसकी बहुत दिनों से खोज की जा रही थी। चाइनीज भी खोज कर रहे थे, ऐसा मत सोचिए कि चाइनीज नहीं खोज कर रहे थे। चाइनीज भी इस चीज को खोज कर रहे थे। वो भी चाहते थे कि जो हमारी नीडलिंग की जा रही है वो शरीर के किसी अन्य भागों में है जहां हमको बहुत अधिक एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है। हम सर में जब नीडलिंग करते हैं तो हमको बहुत एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है। हम जब आंख के आसपास करते हैं तो हमको बहुत एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है। जो प्रॉब्लम है तो वो भी खोज कर रहे थे, लेकिन उनकी खोज के पहले ही प्रोफेसर पाकजीवू ने एक सिद्धांत, वेल प्लान्ड सिद्धांत, कोई ऐसा नहीं कि हवा पूरा प्लानिंग से एक सिद्धांत बनाया, और वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है। और बहुत बड़ा सिद्धांत बना दिया, फंडामेंटल सिद्धांत बना दिया, और उन फंडामेंटल सिद्धांत के आधार पर कहा करस्पॉन्डेंस, तो सादृश्यता का सिद्धांत सबसे पहले खोज की गई चाइनीज, मतलब चाइनीज एक्यूप्रेशर में, और चाइनीज एक्यूप्रेशर में करस्पॉन्डेंस नाम दिया गया। ये करस्पॉन्डेंस चाइनीज की इजाद है, इसलिए उसको वहीं पर रखे रहने दीजिए। हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जब यूज करते हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, जब हम सादृश्यता सिद्धांत की बात करते हैं और अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बात करते हैं, तो दैट इज सिमिलरिटी प्रिंसिपल, नॉट करस्पॉन्डेंस सिस्टम। हमने इस सिस्टम के चीजों को लिया, लेकिन हम इन चीजों में कुछ बदलाव भी किया। इसलिए हमारा सिद्धांत करस्पॉन्डेंस सिद्धांत नहीं है, हमारा सिद्धांत सिमिलरिटी प्रिंसिपल है, सिमिलरिटी सिद्धांत है। उसको हिंदी में आप कुछ भी कह दीजिए, लेकिन एक सिमिलरिटी का सिद्धांत है, और वो उनका सिद्धांत प्रोफेसर पाकजीवू का करस्पॉन्डेंस का सिद्धांत है। करस्पॉन्डेंस के सिद्धांत में दो चीजें बहुत महत्व हुई, आगे आप देखेंगे, इसी किताब में लिखा हुआ है कि जो हमारा ये था, अंगूठा था, प्रोफेसर पाकजीवू ने जब माना तो उन्होंने अंगूठे को यहां से और यहां स्थापित कर दिया, इस जगह। तो जब अंगूठा ये मान रहे थे यूं करके यूं, तो इस अंगूठे में देखिए, इस अंगूठे में यहां पर, इस अंगूठे में ये जो रेखा आ रही है, जो भी रेखा कहलाती हो, ये रेखा हमारी जो है वो डायफ्राम रेखा कही गई। सर वो चाइनीज का हो गया ना। हेलो, आवाज क्या हुआ, आ रही है? सर आ रही है, मैं बोल रहा हूँ चाइनीज के हिसाब से यहाँ पर हो गया ना, चाइनीज का। हाँ, ये चाइनीज की बात कर रहे हैं। ये चाइनीज का जो है, चाइनीज सादृश्यता सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। करस्पॉन्डेंस सिस्टम जो चाइनीज का था, उसमें यहाँ पर इसको कहते हैं डायफ्राम लाइन, और अंगूठे को यूं कर दिया, अंगूठे के नीचे डायफ्राम। अब डायफ्राम लाइन के शरीर में ऊपर दो भाग हैं, दो ऑर्गन हैं, हार्ट और लंग्स। एक हार्ट और दो लंग्स, तो दो लंग्स और एक हार्ट को यही स्थापित कर दिया गया चाइनीज में। इसके बाद जब और ऑर्गन्स की स्थापित करने की बात आई, तो उन्होंने इस अंगूठे को यहां पर स्थापित मान लिया, ऊपर यहां पर, और तब यूं कहा। और अब इसके मानने से क्या हुआ, दाहिनी तरफ लीवर आ गए, और बाईं तरफ स्टमक और स्प्लीन वगैरह आ गए। उसमें कुछ भाग, अब देखिए, याद करिएगा, कुछ भाग, इसी भाग में क्या है, हार्ट है और लंग्स है, और इसी भाग में हम लोगों ने स्टमक स्थापित कर दिया। थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, लेकिन हाँ, उनका ये मानना रहा होगा कि भाई जब स्टमक की बात हम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि स्टमक और हार्ट दोनों एक साथ ट्रीट करें। तो जब स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक का ट्रीटमेंट होगा, जब हार्ट की बात करें तो हार्ट ट्रीटमेंट होगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आया, ये करस्पॉन्डेंस की थोड़ा सा परेशानियां थी। यही नहीं, पीछे की परेशानियां थी।
ये हमारी, जब ये करस्पॉन्डेंस इतना है तो इसके पीछे का भाग भी याद करिएगा, इसके पीछे का भाग भी हाँ सर वो इसके 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 पीछे का भाग भी हम्म, इसके पीछे का भाग भी हमारा स्पाइन पर आ जाएगा। हम्म। तो स्पाइन का भाग भी जो हमारा स्पाइन में पीछे क्या आएगा, यहां तो आ जाएगा। सर्वाइकल का हो गया C1 से C7 ही हो गया सर। यस, T1 से T7। C1 से C7 ही हो गया, T1 से T7 ही हो गया ना सर। हाँ, T1 से T7 यहाँ पर आ गया, ये पूरा जो मोड़ तक। क्यों? क्योंकि ये पीछे, इसी के जस्ट पीछे यहां तक मान लीजिए ये एरिया, तो इस एरिया में उनको T1 से, जैसे हमारे लंग्स के पीछे T1 से T7 है, तो T1 से T7 तक वहां उनका मानना पड़ा सिद्धांत के रूप में। तो सिद्धांत उन्होंने ये मान लिया। चूंकि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बाद का डेवलपमेंट था, तो उसने सिमिलरिटी प्रिंसिपल को कहा और कहा कि भाई कुछ चीजें परेशानी वाली हैं, तो उनको हम परेशानी को दूर कर देते हैं। तो उन्होंने अंगूठे को पहले ही उठा के यहां रख दिया, और जब पहले यहां रख दिया तो उन्होंने कहा यहीं से शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने उठे हुए भाग को, दोनों उठे हुए भाग को कहा कि ये हमारे लंग्स हैं, और लंग्स के नीचे जो वहां पर उनको लीवर करना था तो लीवर को कर दिया, जहां उनको करना था कि स्टमक उसके नीचे है स्टमक कर दिया, और उस तरह पूरा डायफ्राम को उन्होंने डायफ्राम लाइन चेंज कर दिया। इनकी डायफ्राम लाइन यूं आ रही थी, उनकी डायफ्राम लाइन इसी के उस पर आई। तो वो, हाँ, वो सुविधा, वो एप्लीकेशन की दृष्टि से ठीक हो गई। तो ये तो हो सकता है कि भाई जैसे आपकी आवश्यकता हो, जो सिद्धांत हो उसके साथ ना। तो उन्होंने ये क्या, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से T1 से T7 का ये प्रॉब्लम ही दूर हो गई, सारा उनका यहीं से आना शुरू हो गया। केवल आपका सर्वाइकल आया यहाँ, और सर्वाइकल बाद सारा यहीं से आना शुरू हो गया। यहाँ से लाइन खींचेंगे तो वो हमारा T8 से T12 तक रहेगा ना, यहाँ हाँ, से लाइन खींच के। हाँ, वो मतलब T1 उनका यहीं से शुरू हो गया, ये मेरा कहना है। यहीं से T1 शुरू हो गया, उसमें T1 में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उनका जो है उनका डायफ्राम लाइन थी, तो डायफ्राम लाइन की तो अलग पॉइंट है, लेकिन उनका यहाँ से करस्पॉन्डेंस में कोई अंतर नहीं आया, ऊपर से शुरू कर दिया गया, जैसे जैसे ये शरीर है पूरा, बस ऐसे करके वहीं से शुरू कर दिया, उसके बाद सर्वाइकल आपके पीछे आई बस। ये दो अंतर हुए। इस सिद्धांत को सिमिलरिटी प्रिंसिपल कहा गया, और ये सिद्धांत थोड़ा सा डिफरेंट था करस्पॉन्डेंस सिस्टम से। तो ये थोड़ा सा दो अंतर बस सिमिलरिटी प्रिंसिपल में आए, और सब चीजें उन्होंने आगे पढ़ना चाहेंगे अब? थोड़ा आगे बहुत और सीएंस ऑफ के आगे यहाँ से लाइन खींचेंगे हम, तो है? फिर L1 से L5 हो जाएगा। यहाँ से जो यही है ना सर स्पाइन का, T8 से T12 यहाँ तक रहेगा जहाँ से लाइन खींचेगी, फिर लंबा स्टार्ट हो जाएगा L5 तक, ये रहेगा हमारा। हाँ, हाँ, फिर हाँ। डायग्राम 1 2 3 ये आ जाएगा, फिर ये कॉसिक्स का हो गया। बाकी ये शियाटिका कॉरस्पॉन्डेंस हो गया यहाँ पर। ठीक, ये ऐसे के दिखा अंदर यहाँ पर आ गई, ठीक, दोनों की शियाटिका कॉरस्पॉन्डेंस अंदर की तरफ आ गया, हाँ, शियाटिका नर्व। हाँ, ठीक, शेटिका नर्व अंदर आ गई। बाकी थोड़ा बहुत बताना है तो ये हमारा आइज हो गया। हाँ, बता दीजिए। ठीक है, इसी ब्लैक कलर से लगा देंगे इन्फेक्शन के लिए आइस पे। हाँ, ठीक, ठीक। ठीक है, और फिर हमारा ये हमारा नोज हो गया। गुड, उठा हुआ भाग जो है नोज। हाँ नोज हो गया, फिर ये हमारा फोरहेड हो गया। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। ये हमारा
इन यांग बॉर्डर से थोड़ा सा ईयर हो गया पीछे की तरफ दिख पा रहा। हाँ ठीक ठीक। और अगर किसी को हाई बीपी है तो थोड़ा मतलब यहाँ ऊपर ब्लू कलर लगा लेंगे और पीछे भी ब्लू कलर लगा लेंगे ऐसे। और अगर टीथ में किसी को सर वो बताने ठीक रहेगा इसके अराउंड मतलब हैं? टीथ में बता दीजिए, अगर जो किसी को आपको मालूम बता दीजिए। टीथ में प्रॉब्लम है या मतलब बालों का दिक्कत रहता है तो ऐसे अराउंड कर लेंगे ब्लैक कलर हेयर फॉल के लिए और टीथ के लिए। किसके लिए, क्या टीथ के लिए? हाँ सर टीथ के लिए भी था सर ये वो कौन सा कंसेप्ट है ये, सर या उसमें? सर नील चक्रा वाला है, नील चक्रा पे ब्लैक डॉट लगाते हैं पूरा अब टूथ पैक के लिए। टूथ के लिए ना, दांतों के लिए? हाँ तो वो हाँ जो नेल चक्र वाला दिया हुआ है, ये लेफ्ट राइट, जी सर। लेफ्ट राइट वाला ना, हाँ ठीक है। वो पूरा अगर आप इसमें लगा दें तो संपूर्ण के लिए, संपूर्ण दांतों के लिए, और दोनों थंब में। और अगर आप इंडिविजुअल करना चाहें तो 1 2 3 4 इस तरह करके ना। और किसी को अगर गले में ये हमारा गले का हो गया, गले में है तो ऐसे कर देंगे। हाँ ये खराश वराश है ऑरेंज कलर। गले में कौन सा लगाना है? ऑरेंज। हाँ जी हॉटनेस का। गले में अगर कोई वो सर्दी में हाँ हॉटनेस ना, हाँ सर्दी में हॉटनेस लगा देंगे, सर्दी वाले हाँ। उसमें हॉटनेस लगा देंगे। किसी गले को के लिए। अगर कफ हो रहा है तो चेस्ट के कॉरस्पॉन्डेंस पे ब्लू कलर का पूरा ऐसे मतलब वो कर देंगे। सही ठीक। हाँ ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट है। हाँ आयुर्वेद में ब्लू कलर जो है, लाइट ब्लू कलर जो है, अग्नि के लिए हम्म, है ना? उसे हाँ, yes, sir। अग्नि के लिए, अग्नि के लिए उसमें। और अगर नहीं होगा तो ब्लैक कलर अगर लगाएंगे तो इन्फेक्शन के लिए। लेकिन अग्नि अग्नि के माध्यम से लगा दिया, और स्पेशली जाड़े में तो बहुत यूज होगा इसका। किसी को डाइजेशन खराब है तो यहाँ पर ग्रीन कलर लगा सकते हैं, मतलब वो लार्ज इंटेस्टाइन के कॉरस्पॉन्डेंस पे ही है। ठीक है सर। लार्ज इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन का कॉरस्पॉन्डेंस हो गया ना यहाँ से। उसमें ग्रीन कलर। हाँ और तो ग्रीन क्यों लगा दिया? लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन तो आकाश हुआ चाइनीज के हिसाब से। तो बुक में पढ़ा था इसका, आयुर्वेद वाली बुक में। सुश्रुत रंग चिकित्सा में। हाँ नहीं, मतलब हम लोग थोड़ा सा वो भी समझना चाहिए ना कि भाई हम लोग का क्या वो है, क्योंकि कलर पर बहुत लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। कलर ऐसे भाई हम लोग कोई थ्योरी समझते रहे ना, अदरवाइज जैसे हम लोग जब पूछे कोई आदमी क्यों लगा दिया, तो हम लोग जानना चाहिए ना। और यहाँ कलर जो पर है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर किसी के कीड़े हैं बच्चे के किसमें, तो यहाँ पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं स्मॉल हाँ वो तो इंटेस्टाइन। ठीक है। ब्लैक कलर तो इन्फेक्शन का पॉइंट हो गया, 0 to 9 सिटीज वाला कंसेप्ट है। लेकिन जैसे एलआई में ग्रीन कलर लगाने का कंसेप्ट हुआ, ग्रीन तो हुआ जल का कलर। ये थोड़ा सा वो है, सर ये सब गाना चीजों। बुक में लिखा हुआ है ये कौन सी किताब में है? इसी ये किताब में? नहीं सुश्रुत रंग चिकित्सा में। एकू सूत्र चिकित्सा, ये कौन सी किताब है? नहीं सर सुश्रुत रंग चिकित्सा। सुश्रुत? हाँ जी। अच्छा सुश्रुत वाली में। हाँ लिखा होगा, मैं अब समझ रही, हम ये नहीं कह रहे हैं लिखा हुआ है, लेकिन देखिए हम हमारा कहना है कि ठीक है, हम लोग को जो हम दूसरे को बतावें तो हम लोग को थोड़ा हम तो जानकारी करने भाई क्यों ऐसा यूज करते हैं, वो कंसेप्ट समझने चाहिए। बहुत अधिक कलर को हम लोग मिक्स करने लगे हैं। जैसे मैं अभी कहता हूँ कि जब आप, मैं फिर, रेड कलर भी लगा सकते हैं ना यहाँ पर हाँ ब्लैक कलर तो कॉन्स्टिपेशन ठीक के है, लिए। ब्लैक कलर तो
हमने ब्लैक कलर तो ये कह दिया गया कि जीरो टोन आइंसिडेंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जिक्लेट पॉइंट, ये इस रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, कि हालांकि पूरी एक दूसरे की साम्यता नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक सिद्धांत के रूप में कहा कि ये करते हैं। हमारा एक ही, मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ, एक ही मेरा आग्रह है कि अगर आप चाइनीज सिस्टम से लगा रहे हो, TCM से लगा रहे हो कोई चीज, तो चाइनीज सिस्टम के कलर का प्रयोग करिए। अगर आप ऐसे मान रहे हो कि हमारा हार्ट लंग्स यहाँ पर है, तो आप यहाँ जो कलर इस्तेमाल करिए वो चाइनीज के कलर इस्तेमाल करिए। और जब हम मान रहे हो कि हमारा डायफ्राम यहाँ है, आयुर्वेदिक के एक्सप्रेशन कर रहे हो, तो आयुर्वेदिक के कलर को इस्तेमाल करिए। और आयुर्वेदिक में ऑरेंज कलर गर्मी के लिए नहीं है, काल के लिए है। तो रेड जहाँ काल को, जहाँ नर्वस सिस्टम को ट्रीट करना हो, वहां हम लोग ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करें। होता क्या है, हम लोग ऑरेंज को कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं गर्मी के लिए, अब गर्मी का वो उनका है ही नहीं। तो जो हमारी चेतना है यही तो हमारी तय करती है कि हम, ये आदमी बढ़िया है, ये आदमी खराब है। तो यानी हमारी चेतना के हिसाब से अगर हम पहले शुरुआत करते थे कि हम आयुर्वेद करने जा रहे हैं, तो चेतना ने समझ लिया कि आयुर्वेद, तो कलर आयुर्वेद की यूज होनी चाहिए। जब चाइनीज, तो कलर चाइनीज की यूज होनी चाहिए। ये जरूर डिफ्रेंशिएट हमेशा करिए, सबको समझना चाहिए, और समझ कर तब कोई कलर का इस्तेमाल करिए, ऐसे नहीं। क्योंकि तब ब्रेन को या आत्मा को या मन को ये समझने में परेशानी होती है कि वो क्या प्रयोग करे। अगर किसी को ये हमारे वो जेनिटल ऑर्गन्स आ गया, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी यहाँ पर, या मतलब टेस्टिकल्स बोल सकते हैं मेल के लिए, ठीक है सर। तो क्या, कौन सा कलर? ये सर मैंने रेड कलर लगाया है, मतलब बताने के लिए यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं मतलब। हाँ प्रेशर, हाँ ठीक है, प्रेशर, प्रेशर, हाँ वो ये वाला यही पॉइंट है, प्रेशर यहाँ पे दीजिए, वो तो अच्छी बात है। प्रेशर हमने कहा नहीं, कलर क्यों, कलर के रूप में मेरी अवधारणा बहुत स्पष्ट है। ठीक है। अगर किसी को बाथरूम में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है तो पहले तो उसको ब्लैक कलर लगाएंगे, अगर UTI है उसके बाद उसको येलो कलर लगा के ठीक करेंगे यहाँ पर। हाँ येलो कंट्रोलर है, येलो, हाँ। तो यहाँ 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 आयुर्वेद में होकर के वो नॉर्मल हुआ। यहाँ जो है येलो जो है उसका कलर है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है। हाँ, किसी को बार बार जाना पड़ता है तो उसके लिए येलो कलर लगाएंगे ना इधर। अच्छा, ये भी आयुर्वेद है, ये पृथ्वी कलर लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पृथ्वी का रंग है ना ये, यस सर। पृथ्वी का रंग लगा दिया, मतलब उसको रोकना है ना, यही कंसेप्ट है। तो वहाँ ठीक है, चल जाएगा, चलेगा, आयुर्वेद है। तो चूंकि आयुर्वेद जब कर रहे हैं तो आयुर्वेद, तो ये ध्यान, जो भी थेरेपी, सबको ध्यान रखना चाहिए कि देखिए चिकित्सा में लाभ तो प्राप्त होगा ही करस्पॉन्डेंस से। लोग कहते हैं कि ये एक अवधारणा है कि भाई आपने ऊपर कहा और नीचे कहा, कैसे हो जाता, तो ये मन की स्थिति है, अंतर्मन और मन दोनों की बात है, और ये साइंस ने भी सिद्ध किया हुआ है। तो उसकी बात, लेकिन हमारा कहना शुचिता ये है, जो भी चिकित्सा है उसकी शुचिता आवश्यक है। उसके रंग हैं, चाइनीज के रंग अलग हैं, हमारे आयुर्वेदिक के रंग अलग हैं। तो हम उन सब रंगों को गड्ढमड्ढ न करें, उन रंगों का प्रयोग अलग अलग शुचिता के आधार पर करें। एक चिकित्सा सुविधा और एक चिकित्सा व्यवस्था और उसके रंग, और दूसरी चिकित्सा व्यवस्था उसके रंग। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ हेमंत जी। तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं और खेमका सर की ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग अपने एनर्जी को ट्रांसफर करें और उनके वचनों को याद करें। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग मिलेंगे, संडे है तो कल हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिकल क्लासेस में। कल हम लोगों के प्रैक्टिकल क्लासेस हैं और ओपन क्लासेस हैं टू ऑल, समवाय शिक्षा में। टाइमिंग क्या है सर? यही 7 से 8, 8 से 9, और वही 6 से 7, 7 से 8। मेरिडियंस पे होगा सर चाइनीज की, ब्योल पे, किस पे मतलब? ब्योल,
ब्योर पर भी है और आयुर्वेदिक भी है। सर रिकॉर्डिंग सभी चल रही है? यस। चल रही है। ठीक है सर। कल के लिए कुछ पूछना था मेरे को। 1 मिनट हाँ, बंद